India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंड अप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंड अप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी को भारत संघ की ओर से एक व्यापक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है कि क्या प्रवासी श्रमिकों और अकुशल श्रमिकों को राशन कार्ड प्रदान करने के लिए स्वतः संज्ञान कार्रवाई में न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों और उसके बाद पारित आदेशों का अनुपालन किया गया है। कोर्ट ने कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान 26 मई 2020 को अपने आदेश द्वारा प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं और दुखों का स्वतः संज्ञान लिया था। समय समय पर इसने प्रवासी श्रमिकों को उनके कार्यस्थल से उनके मूल स्थानों तक पहुंचाने और पहचान पत्र पर जोर दिए बिना सूखा राशन उपलब्ध कराने के साथ साथ फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के आदेश जारी किए। 26 जून 2021 को जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एम.आर. शाह की पीठ ने निर्देश जारी किए कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रवासी मजदूरों को सूखा राशन वितरित करने के लिए एक उचित योजना बनानी चाहिए और एक राष्ट्र कार्ड आपको बता दें कि राष्ट्र का एक राशन कार्ड योजना को लागू करना चाहिए। एडवोकेट प्रशांत भूषण सहित हस्तक्षेपकर्ता द्वारा उठाया गया मुद्दा प्रवासी श्रमिकों के लिए एक बड़े वर्ग को सूखा राशन न दिए जाने के बारे में था, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत कवर नहीं होते हैं और जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। वर्तमान राशन योजना के अनुसार एनएफएसए के तहत लाभार्थियों के रूप में पहचाने जाने वाले लोगों को केंद्र और राज्य की योजना के अनुसार सूखा राशन प्रदान किया जाता है। अगर प्रवासी श्रमिक एनएफएसए के अंतर्गत आते हैं तो उन्हें अधिनियम के तहत राशन कार्ड जारी किया गया है, तो वे केंद्र सरकार की योजना एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के अनुसार जहां भी हो अपने कार्यस्थल पर भी सूखा राशन प्राप्त करने के हकदार हैं। यूनिवर्सिटी में कुलपतियों की नियुक्ति के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार और राज्यपाल सीवी आनंद बोस के बीच लंबित विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि कुलपति पोस्ट के लिए आवेदक को ज्ञात 2 एक्सपर्ट उसके आवेदन पर विचार किए जाने पर चयन समिति का हिस्सा नहीं होंगे। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की खंडपीठ ने कुलपति उम्मीदवार डॉक्टर इंद्रजीत लाहिड़ी द्वारा दायर अंतरिम आवेदन पर यह आदेश पारित किया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि समिति का गठन करने वाले 2 एक्सपर्ट उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं, इससे पक्षपात का अनुमान लगाया जा सकता है। खंडपीठ ने आगे दर्ज किया कि स्पष्टीकरण इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि डॉक्टर लाहिड़ी ने स्वयं न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिससे उनकी उम्मीदवारी के विरुद्ध कोई प्रतिकूल निष्कर्ष न निकाला जाए। जहां तक विज्ञापन में आयु सीमा निर्धारित न करने के मुद्दे का सवाल है, न्यायालय ने कहा कि जुलाई में पारित पूर्व आदेश में इस पर विचार किया गया। हालांकि अगर कोई अधिक आयु का उम्मीदवार आवेदन करता है तो यूनिवर्सिटी लॉ के अनुसार खोज सह चयन समिति द्वारा उस पर विचार किया जाएगा। जुलाई के आदेश में न्यायालय ने कहा था कि हम पक्षकारों द्वारा दिए गए सुझाव का समर्थन करते हैं। इन कुलपतियों की सेवानिवृत्ति की आयु कानून के अनुसार 65 वर्ष होनी चाहिए। शेष यूनिवर्सिटी के लिए कुलपति की रिटायरमेंट की आयु 70 वर्ष होगी। न्यायालय पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर विचार कर रहा था, जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट के जून 2023 के उस निर्णय को चुनौती दी गई जिसमें राज्यपाल बोस द्वारा 13 यूनिवर्सिटी में की गई अंतरिम कुलपति नियुक्ति को बरकरार रखा गया था। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता में आपको बता दें कि 8 जुलाई को यूनिवर्सिटी के लिए खोज सह चयन समितियों का गठन किया गया था। 5 सदस्यों वाली समितियों को कुलपति नियुक्ति के लिए प्रत्येक यूनिवर्सिटी के लिए 3 नामों का पैनल तैयार करना था, जो वर्णानुक्रम में न ही
जो वर्णानुक्रम में हो और साथ ही न कि योग्यता के क्रम में। बता दें आपको कि प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 3 महीने का समय भी दिया गया था। ये देखते हुए कि तर्क के अभाव में कोई भी निर्णय कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश को खारिज कर दिया, जो कि बिना कोई कारण बताए लापरवाही से दिया गया था। एकल न्यायाधीश का निर्णय बरकरार रखते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने मुद्दों पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त नहीं किया। इसके बजाय ये निष्कर्ष निकाला कि डिवीजन बेंच विद्वान एकल न्यायाधीश के दृष्टिकोण से सहमत थी। बिना कोई कारण बताए गरिमा प्रसाद सीनियर एडवोकेट उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि खंडपीठ ने बिना कोई कारण बताए एकल पीठ का निर्णय बरकरार रखने में और अपीलकर्ताओं द्वारा जारी सरकारी आदेशों और परिपत्र पर विचार न करने में त्रुटि की है, जिन्हें सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए था। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा कि विवादित निर्णय में किसी तर्क के अभाव में इसे कायम नहीं रखा जा सकता। मामले में न्यायालय ने तर्कपूर्ण निर्णय के महत्व को रेखांकित किया तथा बताया कि ये न्यायिक कार्रवाई में जनता के विश्वास को कैसे कम कर सकता है। मामला वापस डिवीजन बेंच को वापस भेजने का निर्देश दिया गया, जिससे पक्षकार उपस्थित हो और नए सिरे से तर्क प्रस्तुत करें। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को सीबीआई के इस दावे के बाद रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया कि हाईकोर्ट ने एक मामले में एक लाइन का आदेश पारित किया और जज के पद छोड़ने तक विस्तृत आदेश उपलब्ध नहीं कराया गया। जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह के खंडपीठ सीबीआई द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें हाईकोर्ट के एकल जस्टिस टी मथीव नन के एक IRS अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले को खारिज करने के आदेश को चुनौती दी गई। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता का तर्क यह है कि 15 मई 2017 को जज द्वारा एक पंक्ति का आदेश सुनाया गया और जिस तारीख को न्यायाधीश ने पद छोड़ा था उस तारीख तक तर्कपूर्ण निर्णय उपलब्ध नहीं था। इसीलिए हम हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को निम्नलिखित जानकारी प्रदान करने का निर्देश देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को निम्नलिखित जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया। 1. जिस तारीख को जज के कार्यालय से रजिस्ट्री को विस्तृत निर्णय प्राप्त हुआ। 2. जिस तारीख को विस्तृत निर्णय अपलोड किया गया। 3. क्या जज द्वारा सुने गए 9 मामलों की नए सिरे से सुनवाई के लिए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की ओर से कोई प्रशासनिक निर्देश और क्या वर्तमान SLP का विषय जो मामला है वह उन मामलों में शामिल है। वर्तमान मामला 1999 बैच के एक IRS अधिकारी से जुड़ा कथित आय से अधिक संपत्ति के मामले के इर्द गिर्द घूमता है, जो FIR दर्ज होने के समय आयकर के अतिरिक्त आयुक्त के रूप में काम कर रहे थे। आरोप 1 जनवरी 2002 और 30 अगस्त 2014 के बीच अधिकारी और उनकी पत्नी द्वारा 3.2 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति और आर्थिक संसाधनों के संचय से संबंधित है। जस्टिस ओक और जस्टिस उज्जवल भुयान की पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के उसी जज का फैसला इस आधार पर खारिज कर दिया कि जज ने रिटायरमेंट के लगभग 5 महीने बाद फैसला विस्तृत कारण जारी किए और पीठ ने कहा है कि जज द्वारा मामले की फाइल को अपने पास रखना और रिटायरमेंट के बाद विस्तृत फैसला जारी करना घोर अनुचितता थी। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल नेता रामबली सिंह की याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका में उन्होंने बिहार विधान परिषद से निष्कासन को चुनौती दी है। उन्होंने राज्य की नीतियों के खिलाफ बयानबाजी की थी, जबकि उनकी पार्टी ने सरकार बनाई थी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुयान की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया है। मामले को अगली बार 25 अक्टूबर को विचार के लिए सूचीबद्ध किया गया। सिंह को बिहार विधान परिषद स्पीकर द्वारा पारित आदेश द्वारा अयोग्य घोषित किया गया। उनके खिलाफ शिकायत ये थी कि उन्होंने राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ सार्वजनिक बयान दिए, जबकि उनकी पार्टी सरकार का हिस्सा थी। निष्कासन के खिलाफ सिंह ने शुरू में पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें कहा गया कि स्पीकर के आदेश में प्रक्रियात्मकता
अनियमितताएं हैं और उनके दावे के अनुसार आदेश ने बिहार विधान परिषद दल बल के आधार पर अयोग्यता नियम 1994 बिहार नियम का उल्लंघन किया है। बिहार नियमावली के नियम 6 का हवाला देते हुए सिंह ने कहा है कि बिहार विधान परिषद के किसी सदस्य के खिलाफ प्रत्येक शिकायत पर शिकायतकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए तथा उसे सीपीसी में वर्णित तरीके से सत्यापित किया जाना चाहिए। देखते हुए कि नियम 6 के तहत आवश्यकता निर्देशात्मक थी, अनिवार्य नहीं, हाईकोर्ट ने सिंह को अयोग्य ठहराने वाले स्पीकर का आदेश बरकरार रखा। 10वीं अनुसूची में ये नहीं कहा गया कि सदन के स्पीकर या स्पीकर की किसी सदस्य की अयोग्यता के बारे में देने का अधिकार नहीं है जब तक कि सीपीसी के अनुसार याचिका प्रस्तुत न की जाए। हाईकोर्ट ने यह भी पाया कि सिंह के कार्य से पता चलता है कि उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी को स्वेच्छा से त्याग दिया, जिसके कारण बिहार नियमों के तहत उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। इस आदेश से व्यथित होकर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दिल्ली की नई शराब नीति के कथित घोटालों से जुड़े सीबीआई के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर राउस एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने बता दें आपको केजरीवाल के खिलाफ प्रोटेक्शन वारंट जारी करते हुए उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीसी के जरिए पेश करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वीसी के जरिए कोर्ट में पेश होने के बाद चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए सीबीआई के मामले में उनकी न्यायिक हिरासत की तारीख को भी 11 सितंबर तक बढ़ा दी गई, जबकि ईडी के मामले में उन्हें जमानत मतलब सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। वहीं इस कथित मामले में इस कथित घोटाले से जुड़े हुए सीबीआई के मामले में आम आदमी पार्टी नेता दुर्गेश पाठक, अमित अरोड़ा, आशीष माथुर, पी शरद रेड्डी, विनोद चौहान को भी आरोपी के रूप में समन जारी कर 11 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर पेश होने को कहा गया है। कोर्ट ने संज्ञान लिया है उसके ऊपर और कोर्ट ने समन कर दिया है पांचों के पांचों अक्यूज को। अब वो पेश होंगे 11 सितंबर को। इसके बाद 207 की जो प्रतिक्रिया जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं वो प्रोसीडिंग्स को हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी हम ख़त्म करें और उसके बाद चार्ज पे बहस शुरू हो और ट्रायल स्टार्ट हो, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों कोर्टों के आदेश हैं अलग अलग केसेस में। एक केस डे टू डे स्टार्ट हो और जल्दी इसकी सुनवाई की जाए। वहीं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बर्खास्त सिपाही प्रीतपाल सिंह को अंतरिम जमानत दी है, जिसने कथित तौर पर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी गैंगस्टर दीपक चीनू को पुलिस हिरासत से भागने में मदद की थी। चीनू लॉरेंस बिश्नोई का कथित सहयोगी है, जिसने हत्या के लिए शॉप शूटर्स की व्यवस्था करने में मदद की थी। आरोप है कि सीआईए की हिरासत में रहने के दौरान दीपक तत्कालीन सीआईए सब इंस्पेक्टर प्रीतपाल सिंह की मदद से फरार हो गया था। सिंह पर अक्टूबर 2022 में मामला दर्ज किया गया था और तब से वह हिरासत में है। आरोपी के वकील ने कहा है कि आरोपी दीपक ने सुरक्षा एजेंसियों को कई गुप्त जानकारी दी और सीआईए स्टाफ मानसा से भगाने के दिन उसने जांच एजेंसी को प्रलोभन दिया कि वह गैंगस्टर द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे भारी मात्रा में हथियार बरामद करने जा रहा है। वह ड्रग्स और उसके प्रलोभन पर पूरा सीआईए स्टाफ उसके द्वारा मूर्ख बन गया है और वह हिरासत से भाग गया। ये आगे ये भी कहा गया कि दीपक को अब दिल्ली से फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और सलाखों के पीछे भेज दिया गया। याचिका में कहा गया कि मामले में अन्य से आरोपी सुनील कुमार लोहिया, कुलदीप सिंह और अन्य को उच्च न्यायालय ने जमानत पर रिहा कर दिया। इस प्रकार तथ्यों को सत्यापित करने के लिए राज्य के वकील को समय देते हुए अदालत ने आदेश दिया। इस बीच याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लिए जमानत बॉन्ड प्रस्तुत करने पर सुनवाई की अगली तारीख तक वर्तमान मामले में अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है। मामला अब आगे के विचार के लिए 25 जनवरी को सूचीबद्ध किया गया। गुजरात हाईकोर्ट अदालती कार्रवाई की गलत रिपोर्टिंग के लिए 3 समाचार पत्रों की सार्वजनिक माफी से असंतुष्ट नए सिरे से प्रकाशन के लिए समय दिया और गुजरात हाईकोर्ट ने 3 समाचार पत्रों द्वारा दायर हलफनामों को खारिज कर दिया, जिसमें गुजरात माध्यमिक और उच्चतर
माध्यमिक शिक्षा अधिनियम में संशोधन को चुनौती देने वाले विभिन्न भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक विद्यालयों द्वारा दायर याचिकाओं की चल रही सुनवाई के संबंध में न्यायालय कार्रवाई की गलत रिपोर्टिंग के लिए उनके द्वारा जारी सार्वजनिक माफी शामिल थी। न्यायालय ने कहा है कि टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस और दिव्य भास्कर द्वारा प्रकाशित सार्वजनिक माफी संतोषजनक नहीं थी। हालांकि उनके संबंधित वकीलों द्वारा पेश किए गए अनुरोध पर पीठ ने समाचार पत्रों को पिछले महीने उनके द्वारा गलत रिपोर्टिंग प्रकाशित के बारे में जनता को स्पष्ट रूप से सूचित करते हुए पहले पृष्ठ पर मोटे अक्षरों में एक नई सार्वजनिक माफी मांगने के लिए 3 दिन का समय दिया। 22 अगस्त को इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया के वकील द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार और चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की डिवीजन बेंच ने अपने आदेश में उन्हें अपने समाचार पत्रों में गलती के बारे में सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए 3 दिन का समय दिया। 13 अगस्त को पीठ ने तीनों समाचार पत्रों के संपादकों को नोटिस जारी करते हुए आदेश पारित किया था, जिसमें उसने पूछा था कि क्या उन्होंने समाचार बनाने से पहले न्यायालय के किसी अधिकारी से प्रामाणिकता प्राप्त की है, वह भी सनसनीखेज तरीके से, या फिर उन्होंने YouTube लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो का इस्तेमाल करके बिना किसी बात के समाचार बना दिया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा है कि न्यायालय की टिप्पणियों की रिपोर्टिंग का सनसनीखेज तरीके से आम लोगों को ये आभास हुआ है कि न्यायालय ने अपने ही एक राय बना ली है, जो कि न्यायालय की कार्रवाई का गलत प्रतिनिधित्व करने के अलावा और कुछ नहीं है। चल रही न्यायालय की सुनवाई में न्यायालय के मामलों की सनसनीखेज रिपोर्टिंग की इस प्रथा पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए। और अब आइए इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि यूएपीए के तहत जमानत के आखिर प्रावधान क्या है। यूएपीए में बेल के क्या प्रोविजंस हैं? द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट स्ट्रिंजेंट कंडीशंस लगाते हैं टू ग्रांट बेल, मेनली फॉर सेक्शन 43D(5), जो ये बताती है कि बेल तब तक ग्रांट नहीं की जा सकती until and unless कोर्ट ये ना मान ले ऑफेंस प्राइमा फेसाई ट्रू है। हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन द केस ऑफ मुकेश सलाम वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में बेल ग्रांट की है अंडर यूएपीए। Accused was involved in alleged links with the Naxalities. Supreme Court has opined that accused 6 May 2020 से कस्टडी में है and due to slow pace of the trial and moreover 14 में से 12 accused को पहले ही जमानत मिल चुकी थी। In recent years, कोर्ट ने ये प्रोविजन अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया है। In the case of Union of India versus K. Najib, सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया कि प्रोलॉन्ग डिटेंशन आर्टिकल 21 को वायलेट करती है। मोरोवर, इन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वर्सेस ज़ाहुर अहमद शाह वटाली, द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन, जिसमें कोर्ट को प्रोसिक्यूशन वर्जन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा विदाउट एनी डिले, जिसमें चार्जशीट के बाद बेल मिलना नियरली इम्पॉसिबल हो जाती है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.